हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं सचिन एंड वेलकम टू एडू सचिन। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि एंशिएंट इंडिया में एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसे गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है? जी हाँ, ये था गुप्त साम्राज्य का समय। तो आज की क्लास में हम इसी फैसिनेटिंग चैप्टर को A to Z कवर करेंगे, इसके महान राजाओं से लेकर इनकी माइंड ब्लोइंग आर्ट एंड साइंस तक। ये पूरा डिस्कशन यूपीएससी, एसएससी और सभी स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए स्पेशली डिजाइंड है। तो चलिए इस सुनहरे दौर के हर पहलू को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में समझते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? भाई, किसी भी ग्रेट एम्पायर की कहानी शुरू होती है उसके राजाओं से, उसके रूलर से। तो सबसे पहले हम उन्हीं शासकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी और इसे इसकी पीक पर पहुंचाया। किसी भी डायनेस्टी की कहानी उसके फाउंडर से शुरू होती है। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त, जिन्होंने महाराज की टाइटल ली थी। उनके बाद आए उनके बेटे घटोत्कच, पर ये दोनों ही एक छोटे से एरिया तक ही रूल करते थे। गुप्त साम्राज्य को एक छोटे से राज्य से एक विशाल एम्पायर बनाने का जो असली क्रेडिट है वो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इसीलिए यहाँ एक कंफ्यूजन पॉइंट आता है जो एग्जाम्स में फंसाता है। अगर संस्थापक या फाउंडर पूछा जाए तो आंसर है श्रीगुप्त, बट वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, अब जरा चंद्रगुप्त प्रथम के की फैक्ट्स पर फोकस करते हैं। और हाँ, ये सीधे सीधे एग्जाम्स में छपते हैं। पहला पॉइंट, इन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि ली, जिसका मतलब है राजाओं का राजा। ये उनकी बढ़ती हुई पावर का सिंबल था। दूसरा, इन्होंने 319-320 सीई में गुप्त संवत या गुप्ता एरा की शुरुआत की। लेकिन जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है, जिसे आप डबल स्टार मार्क कर लो, वो है उनका मैट्रिमोनियल अलायंस। उन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी की। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव थी, क्योंकि लिच्छवी एक पावरफुल गणराज्य था और इस रिश्ते ने गुप्तों की पावर और प्रेस्टीज दोनों को कई गुना बढ़ा दिया। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त कुमार देवी टाइप के सोने के सिक्के भी चलाए। तो ये दो बातें, महाराजा अधिराज की उपाधि और लिच्छवी से मैरिज अलायंस, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे समुद्रगुप्त, जो इस डायनेस्टी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स में से एक थे। हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ ने इनके मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। आप मैप में देख ही सकते हैं कि उनका साम्राज्य कितना वास्ट था। समुद्रगुप्त के बारे में जो सबसे रिलायबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। ये नाम रट लो, इसे लिखा था उनके दरबारी कवि हरिशेर ने। अब प्रयाग प्रशस्ति के बेसिस पर समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स को देखते हैं। देखो, इनकी पॉलिसी बड़ी स्मार्ट थी। नॉर्थ इंडिया, जिसे आर्यावर्त कहते थे, उसे तो कंप्लीटली जीत लिया, लेकिन साउथ इंडिया यानी दक्षिणापथ के 12 राजाओं के साथ इनकी पॉलिसी अलग थी। उन्होंने इन राजाओं को हराया पर उनका राज्य वापस कर दिया एंड टुक ओनली टैक्स फ्रॉम देम। स्मार्ट मूव है ना? इससे उनकी पॉलिटिकल श्रूडनेस का पता चलता है। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र में भी उनका दबदबा था। जावा, सुमात्रा, मलाया जैसे आइलैंड्स पर उनकी जीत प्रूफ है कि उनके पास एक वेरी पावरफुल नेवी थी। उनके फॉरेन रिलेशंस भी अच्छे थे, जिसका एग्जाम्पल है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक बौद्ध मठ बनाने की परमिशन देना। तो क्या समुद्रगुप्त सिर्फ एक वॉरियर थे? एब्सोल्युटली नॉट। वो एक आर्टिस्ट भी थे। उनकी उपाधियों से ये साफ पता चलता है। प्रयाग प्रशस्ति में उन्हें कविराज कहा गया है, मतलब किंग ऑफ पोएट्स। नालंदा ताम्रपत्र में परम भागवत की उपाधि मिलती है, जो दिखाता है कि वो वैष्णव धर्म को मानते थे। अपनी जीत के बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। और ये जो कॉइन आप देख रहे हैं जिसमें वो वीणा बजा रहे हैं, ये तो एग्जामिनर्स का पेट क्वेश्चन है। ये दिखाता है कि वो म्यूजिक लवर भी थे। समुद्रगुप्त के बाद आती है एक ड्रामेटिक एंट्री उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इनकी कहानी तो किसी मूवी प्लॉट से कम नहीं है। विशाखा दत्त की बुक देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद उनका बड़ा बेटा रामगुप्त राजा बना, जो कि एक डरपोक राजा था। जब शकों ने हमला किया तो रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त ने शक राजा को मारा, अपने भाई रामगुप्त को भी हटा दिया और फिर ध्रुव देवी से शादी करके राजा बन गए। और इनके टाइम की साइंटिफिक एडवांसमेंट का जीता जागता सबूत है दिल्ली का ये मेहरौली आयरन पिलर, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के रूल में गुप्त साम्राज्य अपने पीक पर पहुंचा। उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट थी शकों पर जीत। इसी के बाद उन्होंने विक्रमादित्य और शकारी, मतलब शकों का डिस्ट्रॉयर, ये टाइटल्स लिए।
उन्होंने एम्पायर को अरेबियन सी तक एक्सपैंड किया, जिससे वेस्टर्न पोर्ट्स पर उनका कंट्रोल हो गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया, और उज्जैन उस टाइम आर्ट, कल्चर एंड साइंस का हब बन गया था। उन्होंने भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस से अपनी पोजीशन स्ट्रांग की। मेहरौली के आयन पिलर पर लिखा है कि चंद्र नाम के राजा ने वंग और वाहलिक को हराया था, जिनकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से ही की जाती है। विक्रमादित्य का कोट, भाई वो तो टैलेंट का पावर हाउस था। उनके दरबार में नवरत्न या 9 जेम्स थे। इनमें सबसे फेमस थे महाकवि कालिदास, अमर सिंह और आयुर्वेद के एक्सपर्ट धन्वंतरी। इन्हीं के टाइम में चाइनीज ट्रैवलर फाहियान भारत आया था, और उसने जो लिखा है वो अमेजिंग है। इमेजिन करो, एक फॉरेन ट्रैवलर लिख रहा है कि लोग इतने प्रॉस्परस और सेफ थे कि घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। दिस टेल्स यू अबाउट द ग्रेट प्रॉस्पेरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दैट टाइम। कहते हैं ना, एवरी ग्रेट पावर हैज इट्स डिक्लाइन। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य का गोल्डन फेज धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो अब कहानी में डिक्लाइन का फेज आता है। चलिए देखते हैं कि इन ग्रेट एम्परर्स के बाद क्या हुआ एंड व्हाट लेड टू द फॉल ऑफ दिस माइटी एम्पायर। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त प्रथम राजा बने। इनके टाइम में ज्यादातर पीस रहा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका एक कंट्रीब्यूशन इज अ ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन। वो है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना। उनके बाद उनके बेटे स्कंदगुप्त ने थ्रोन संभाला, जो इस डायनेस्टी के लास्ट पावरफुल रूलर माने जाते हैं। ऑलराइट, लेट्स जूम इन ऑन कुमारगुप्ता। इनकी सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना। इसको तो आप 5 स्टार मार्क कर लो। यह सवाल इतनी बार रिपीट हुआ है कि यू जस्ट कांट मिस इट। आगे चलकर ये बुद्धिस्ट लर्निंग का सबसे बड़ा इंटरनेशनल सेंटर बना। रिलीजियसली वो भगवान कार्तिकेय को पूजते थे, और उन्होंने महेंद्रादित्य जैसी उपाधियां भी लीं। अब आते हैं स्कंदगुप्त पर, द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। इनके सामने एक मैसिव चैलेंज था, हूणों का इन्वेजन। हूण सेंट्रल एशिया की एक बेहद ब्रूटल ट्राइब थी। स्कंदगुप्त ने सक्सेसफुली इंडिया को डिफेंड किया और हूणों को बुरी तरह हराया। इस जीत के बाद उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली। उन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत भी कराई, बट देयर इज अ कैच। इन कॉन्स्टेंट बैटल्स ने एम्पायर की इकोनॉमी को ड्रेन कर दिया। सो डिस्पाइट द विक्ट्री, द बिगिनिंग ऑफ द एंड हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो आखिर इतना बड़ा एम्पायर गिरा क्यों? लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू 4 सिंपल पॉइंट्स। पहला, वीक सक्सेसर्स। स्कंदगुप्त के बाद कोई दमखम वाला राजा नहीं आया। दूसरा, अ कांस्टेंट हेडेक, द कंटिन्यूअस अटैक ऑफ हंस। लड़ते लड़ते एम्पायर का पैसा और पावर दोनों खत्म हो गए। तीसरा, इंटरनल प्रॉब्लम्स। सामंतों यानी फ्यूडल लॉर्ड्स ने रेबल करना शुरू कर दिया, और इन सब का रिजल्ट इकोनॉमिक डिक्लाइन। सिंपल। इस वंश का लास्ट नोन रूलर विष्णुगुप्त था। ओके, सो वीव कवर्ड द किंग्स एंड देयर स्टोरीज, बट हाउ वाज दिस ह्यूज एम्पायर एक्चुअली रन? इसका सिस्टम क्या था? अब जरा एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी के नट्स एंड बोल्ट्स को समझते हैं। स्ट्रक्चर काफी ऑर्गेनाइज था, एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर देश यानी पूरा एम्पायर, रूल्ड बाय द राजा। देश को डिवाइड किया गया था भुक्ति प्रोविंसेस में, जिसके हेड को उपरिक कहते थे। भुक्ति के नीचे विषय डिस्ट्रिक्ट्स, जिसका हेड विषयपति होता था। और सबसे छोटी यूनिट थी ग्राम विलेज, जिसका हेड ग्रामिक कहलाता था। एंड द की ऑफिसर वाज कुमार मात्य, जो एक टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट था, लाइक टुडेज आईएएस ऑफिसर। लेट्स टॉक मनी। गुप्त काल में कॉइन्स, स्पेशली गोल्डन सिल्वर कॉइन्स, बड़े स्केल पर यूज हुए। गोल्ड कॉइन्स को दिनार कहते थे एंड सिल्वर कॉइन्स को रूपयक। ये नेम्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट? लैंड रेवेन्यू, जाहिर है। मेन टैक्स का नाम था भाग, विच वाज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। एंशिएंट टेक्स्ट में इसे एक आइडियल टैक्स रेट माना जाता था। ओके, some more key economic points, and the first one is a blockbuster question. Ancient India में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए? The answer is the Guptas. ये पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसको नोट कर लो। व्यापार के लिए बंगाल में ताम्रलिप्ति का पोर्ट एक मेजर हब था, और इस टाइम में ब्राह्मणों और मंदिरों को टैक्स फ्री लैंड डोनेट करने की प्रथा, जिसे ब्रह्मदे कहते हैं, वो भी काफी बढ़ गई थी। किंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी सब देख लिया। अब देखते हैं कि आम लोगों की लाइफ कैसी थी। What about their society and religion? Religion wise, वैष्णव धर्म was on the rise. भगवान विष्णु मेन डेटी थे और गरुड़ उनका रॉयल सिंबल था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बट गुप्त रूलर्स टॉलरेंट थे,
So other religions also coexisted peacefully. Socially, शूद्रों की कंडीशन में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, बट एट द सेम टाइम फायान हमें बताता है कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस भी समाज में बढ़ गई थी। अब एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक, द फर्स्ट कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ सती, वो हमें इसी पीरियड से मिलता है। ये स्लाइड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एक एक पॉइंट नोट करो। सती प्रथा का पहला रिटन प्रूफ कहां से मिला? एरन इन मध्य प्रदेश। कब का है? 510 सीई। किसका इंस्क्रिप्शन है? रूलर भानुगुप्ता का। और इंसिडेंट क्या था? उनके जनरल गोपराज के बैटल में डेथ हो जाने पर उनकी वाइफ ने सती कमिट किया था। दीज 4 पॉइंट्स आर नॉन नेगोशिएबल, इनको रट लो। एंड नाउ फॉर द मेन इवेंट। अब हम फाइनली उस सेक्शन पर आ गए हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि व्हाई इज द गुप्ता पीरियड कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट द अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। लेट्स स्टार्ट विद आर्किटेक्चर। इसी टाइम पर मंदिर बनाने का नागर स्टाइल डेवलप हुआ। इट्स मेन फीचर द शिखरा, अ टॉल स्पायर ऑन टॉप। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। पेंटिंग्स, महाराष्ट्र में अजंता और मध्य प्रदेश में बाग केव्स की वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स इसी पीरियड की हैं। एंड स्कल्पचर, जस्ट लुक एट दिस 2 मीटर टॉल ब्रॉन्ज बुद्धा स्टैचू फ्रॉम सुल्तानागंज। व्हाट अ मास्टरपीस। लिटरेचर एंड साइंस में जो प्रोग्रेस इस टाइम हुआ, इट वाज ट्रूली रेवोल्यूशनरी। द ऑफिशियल लैंग्वेज वाज संस्कृत। नाउ लुक एट द जीनियस ऑफ दिस एरा, Aryabhat. He gave the world the concept of zero and the decimal system. Just imagine the impact. Varahamihir in astronomy or medicine. Sushruta ने Sushruta Sanhita लिखी, which is a textbook on surgery. And Brahmagupta even gave a hint of the law of gravity. All this happened back then. This is why it's the golden age. Alright, a lot of information, I know. So let's do a quick rapid fire revision round. This will help you lock in the most important facts for your exam. Ready? Let's go! First, Gupta period is the golden age because of progress in art, science and literature. Second, official language was Sanskrit and the royal symbol was Garuda. Third, the Guptas issued the largest number of gold coins. Fourth, Napoleon of India is Samudragupta. Fifth, founder of Nalanda University was Kumaragupta. Sixth, first evidence of Sati is from the Erin inscription. And seventh, Nagara style of temple architecture started in this period. Got it? Perfect. इन पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये था गुप्त साम्राज्य का एक कंप्लीट डीप डाइव। ये भारतीय इतिहास का वो दौर था जिसने फ्यूचर इंडिया की कल्चर और साइंस की फाउंडेशन रखी। नाउ टाइम फॉर योर टेस्ट। एक सिंपल सवाल, शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि किस फेमस गुप्त शासक ने ली थी? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये सेशन यूजफुल लगा तो एडू सचिन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।